everyone. So today we are going to study about validity of research design. So there are two important criteria for evaluating the credibility and dependability of the research result. क्या है वो दो criteria? First है internal validity and second है external validity. So हम one by one देखेंगे कि internal validity क्या है and external validity क्या है. Internal validity, actually it validates whether the independent variables actually made a difference or not. Okay, इसका मतलब ये है कि हम लोग ने जो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट दिया है और उस ट्रीटमेंट की वजह से जो रिजल्ट आया है, वो जो रिजल्ट आया है वो ओनली हमारा ट्रीटमेंट की वजह से ही आ रहा है. ठीक है, बाहर से कोई चीज अगर इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो स्टडी है उसका इंटरनल वैलिडिटी प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे कैंपबेल एंड स्टेनली जो यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी जो टर्म है उसको सबसे पहले 1963 में यूज किया था उन लोगों ने. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला उन लोगों ने, इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इट इज टू द एक्सटेंट टू व्हिच इट इज पॉसिबल टू मेक एन इंटरफेरेंस that the independent variable is truly influencing over the dependent variable. ठीक है, मतलब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो चेंज हो रहा है वो ओनली ड्यू टू हम लोगों ने जो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया उसकी वजह से ही आ रहा है. अगर बाहर से ऐसा कोई चीज आके इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट को, तो उसको हम नहीं बोल सकते इंटरनल वैलिडिटी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो रिसर्चर है, ठीक है, तो उन लोगों को हाईली कंट्रोल करना पड़ेगा, टाइटली कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी स्टडी के ऊपर, ताकि जो रिजल्ट है उसका इफेक्टिवनेस मैक्सिमाइज हो पाए. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं. किस तरह का क्वेश्चन कि is there any connection between independent variable and dependent variable to variable clear to make causal inference. दूसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि is an independent variable in fact responsible for variation in the dependent variable. मतलब क्या हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएशन के लिए. और तीसरा हम पूछ सकते हैं क्या डिड द ट्रीटमेंट कॉज द इफेक्ट, मतलब जो ट्रीटमेंट हमने किया है क्या उसी की वजह से वो इफेक्ट आ रहा है. अगर एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं ये अगर क्लियरली एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, ठीक है, इससे अगर क्लियरली एस्टेब्लिश्ड हो पा रहा है कि जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया है उसके वजह से ही वो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे इस एक्सपेरिमेंट में इंटरनल वैलिडिटी प्रेजेंट है. जैसे हम एक स्टडी जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग गाइडेड इमेजिनरी का जो इफेक्ट है वो क्रोनिक जो पेन क्रोनिक कैंसर पेशेंट है उन लोगों की पेन परसेप्शन के ऊपर उस चेक करेंगे. ठीक है, तो इस स्टडी में क्या है, गाइडेड इमेजिनरी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो पेन परसेप्शन है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो गाइडेड इमेजिनरी है वो है कॉज और जो पेन परसेप्शन है वो है इफेक्ट. तो यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है. ठीक है, तो कब बोलेंगे कि हम यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका इंटरनल वैलिडिटी है, अगर जो अगर इस स्टडी का रिजल्ट जो मतलब जो पेन परसेप्शन में अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, और वो चेंज अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो गाइडेड इमेजिनरी दिया है उसी की वजह से आ रहा है, बाहर से ऐसा कोई भी चीज उसको उस पेन परसेप्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बोल सकते हैं हम कि उस जो स्टडी हमने किया है उसका इंटरनल वैलिडिटी प्रेजेंट है. तो इस जो एक्सपेरिमेंट ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है उसका इंटरनल वैलिडिटी हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, अगर हम वहां पे रैंडमाइजेशन यूज करें, तो मतलब रैंडम वे में सैम्पलिंग करें तो उसका इंटरनल वैलिडिटी इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैंपबेल एंड स्टेनली उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने ऐसा
6 मेजर एक्सट्रानियस वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, जो हमारा क्या हो सकता है, इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट हो सकता है, इस तरह का 6 एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कैंपबेल एंड स्टेनली ने रिकॉग्नाइज किया। तो वो 6 एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या है, हम देखेंगे वन बाय वन। पहला है हिस्ट्री, सेकेंड है मैच्योरेशन ऑफ सब्जेक्ट, थर्ड है टेस्टिंग, फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज, फिफ्थ है मोर्टेलिटी एंड सिक्स्थ है सिलेक्शन बायस। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे क्या है। पहला थ्रेट्स, उसको थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी क्या है। पहला है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री मतलब अगर ये हिस्ट्री थ्रेट ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या है, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है उसके अलावा भी अगर आसपास ऐसा कोई चीज हो रहा है, ठीक है, स्टडी के आसपास अगल बगल में ऐसा कोई भी चीज हो रहा है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है और हमारा रिजल्ट जो है उसको चेंज कर सकता है, उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, तो वो सारे चीज क्या होगा, उसको हम लोग वो एक्सट्रानियस वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है, वो हिस्ट्री हो जाएगा हमारा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं, स्टडी है कि हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन बिटवीन मान लीजिए 10 दिन से हम लोग एक हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो इन बिटवीन क्या हुआ, इन 10 दिनों में क्या हुआ, 10 दिनों के अंदर एक अचानक से हम एक टीवी एक्ट्रेस का, एक फेमस बहुत बड़ा टीवी एक्ट्रेस क्या हो गया, डायग्नोस्ड हो गया, क्या, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये चीज सारा मीडिया का अटेंशन कैच कर लिया और सारा मीडिया में जो क्या है, ये इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, सारा मीडिया में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज्यादा आर्टिकल छप रहा है, ठीक है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, सारा जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारे जगह में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का क्या इम्पोर्टेंट है वो सारी जगह में बोला जा रहा है, एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 दिन बाद जब हम हमारा जो स्टडी सैंपल है उन लोगों का असेसमेंट किया, उन लोगों का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर कितना नॉलेज इंप्रूव हुआ जब हम लोगों ने एसेस किया, तो देखा गया कि उन लोगों का जो नॉलेज है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए। बट यहाँ पे हम लोग ये कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं कि ये जो नॉलेज उन लोगों का इंक्रीज हुआ है वो ओनली हमने जो हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम दिया है उसकी वजह से हुआ है ना, क्योंकि इन बिटवीन उन लोगों ने मतलब बहुत सारा ऐसा न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में बहुत सारा ऐसा न्यूज़ इंटरव्यू उन लोगों ने देखा हुआ है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि रिसेंटली वो फिल्म एक्ट्रेस डायग्नोस हुआ था। तो उस जगह वो सारी जगह से भी उन लोगों का नॉलेज बहुत उस बारे में इंक्रीज हो गया। तो ये जो चीज है यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल पाएंगे कि वो हमारे जो स्टडी सैंपल है उन लोगों का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए जो नॉलेज इंप्रूव हुआ है वो ओनली ड्यू टू मेरा हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम। मे बी ये जो बाहर से न्यूज पढ़ रहा था, टीवी में इंटरव्यू देख रहा था, या तो सोशल मीडिया में तरह तरह का मैसेज पढ़ रहा था ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में, उसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज है जैसे कि टेलीविजन का न्यूज, न्यूज़पेपर का न्यूज, वो सारा चीज यहाँ पे मेरे स्टडी में इंक्लूड नहीं था, बट बाहर से आके वो हमारे स्टडी का जो रिजल्ट है उसको अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट थ्रेट्स है मैच्योरेशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैच्योरेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम बहुत लंबे समय तक
कर रहे हैं, ठीक है, ओवर ए बहुत लंबा टाइम तक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो सब्जेक्ट है उन लोगों का बिहेवियर में, उन लोगों का मतलब उन लोगों का बिहेवियर में, उन लोगों का डिफरेंट वे में कुछ कुछ चेंजेस नजर आ सकता है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग चिल्ड्रन के ऊपर कोई मतलब वो कर रहा है, स्टडी कर रहा है कि हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ले लिया और उन लोगों को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल के ऊपर जो मालनरिश्ड चिल्ड्रन है उन लोगों का वेट एंड हाइट हमको एसेस करना है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, अगर ये जो स्टडी है ये हम लोगों ने बहुत लंबा टाइम तक कर रहे हैं, मान लीजिए 2 साल तक हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जितना भी मालनरिश्ड चिल्ड्रन है उन लोगों की हाइट एंड वेट के ऊपर हम लोग एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल दे रहे हैं और उसके बाद उसका इफेक्ट चेक करें। अगर ये स्टडी मान लीजिए 2 साल तक चलता रहा, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत लंबा हो गया। तो अगर 2 साल के बाद अगर वो बच्चे का हाइट भी इंक्रीज हो गया और वेट भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो हम लोग ये कंपल्सरीली कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि ये मैंने जो न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली उन मालनरिश्ड चाइल्ड को दिया था उसी की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकता है। उन लोगों का ग्रोथ ऑलरेडी, उन लोगों का जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेचुरेशन है, उन लोगों का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसकी वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल मेचुरेशन की वजह से भी हो सकता है। तो हम ये रिजल्ट में ये कंक्लूड नहीं कर सकते कॉन्फिडेंटली कि ये जो चेंजेस आ रहा है उन लोगों का हाइट में और वेट में वो ड्यू टू मेरा जो न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल है उसकी वजह से। तो ये भी एक थ्रेट है हमारा इंटरनल वैलिडिटी का। नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब क्या है? टेस्टिंग मतलब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम अगर कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो पहले हम लोग प्री टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद हम कुछ पोस्ट टेस्ट लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वे में साइकोलॉजिकल हमारा एक वो माइंड होता है कि एक बार अगर कुछ टेस्ट ले लेते हैं, हम लोग प्री टेस्ट ले लेते हैं, तो हम जो ह्यूमन बीइंग है वो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटाइज्ड हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कुछ हम लोगों ने प्री टेस्ट ले लिया किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो मतलब एग्जाम मतलब वो प्री टेस्ट देने के बाद हम लोगों ने जो जो क्वेश्चन आंसर किया उसके बारे में हम निकलते ही कुछ कुछ क्वेश्चन किसी को पूछ के या तो नेट देख के हम लोग क्या कर लेते हैं, वो अच्छे से जान लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो दोबारा जब ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट टेस्ट लिया जाता है तो उन लोगों का स्कोर ऑलरेडी अच्छा हो जाता है। तो ये हम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते कि ये जो पोस्ट टेस्ट का स्कोर आया है हमारे ट्रीटमेंट की वजह से आया, क्योंकि ये प्री टेस्ट मतलब होने के बाद उन लोग ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हो गया और उन लोगों ने कुछ कुछ अपने आप से ही कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर उन लोगों ने ढूंढ लिया और शायद वहां से उन लोगों को आइडिया मिल गया होगा और उन लोगों ने पोस्ट टेस्ट में सही तरह से आंसर दे दिया होगा। तो जो पोस्ट टेस्ट में स्कोर जो इंक्रीज हुआ है वो मेरे टीचिंग की वजह से और मेरा ट्रीटमेंट की वजह से ना भी हो सकता है। तो ये एक थ्रेट हो सकता है। नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल चेंज। इंस्ट्रूमेंटल चेंज मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टडी में जो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट लाइक थर्मोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर, वेनिंग मशीन, वेनिंग स्केल, टेप, जो भी अगर कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो थ्रू आउट द स्टडी हमको सेम इंस्ट्रूमेंट ही यूज करना है, ठीक है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा इंटरवल बाद रेगुलर बेसिस में उन लोगों का एक्यूरेसी चेक करना है, चेक करते रहना है हम लोगों की वो सही है कि नहीं, कहीं खराब तो नहीं हो गया, ये सारी चीज हमको चेक करते रहना है। और हमेशा ये एक्सेप्टेबल होता है कि अगर हम लोगों ने मतलब एक थर्मोमीटर से सबका शुरू किया है चेक करना, तो एक का शुरू किया है तो बाकी जितना भी सैंपल है सेम थर्मोमीटर से ही करें, तो जाके रिजल्ट का जो मतलब वैलिडिटी आता है, रिजल्ट का जो रिलायबिलिटी आता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आता है। तो सेम इंस्ट्रूमेंट हमको यूज करना है और उसको थोड़ी दिन बाद चेक करके यूज करना है ताकि रिजल्ट अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करना है हमको। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी। अभी मोर्टेलिटी क्या है? अगर हमारा स्टडी बहुत दिन तक लंबा चल रहा है, ठीक है, और बीच में किसी का डेथ हो गया या तो लॉस हो गया, ठीक है, तो इसको हम मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए
जो स्टडी चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए 30 सैंपल को लेके हम लोगों ने स्टडी शुरू किया और इन बिटवीन बीच में एक सैंपल का डेथ हो गया, तो 29 सैंपल हो गया, हमको चाहिए 30। तो हमको क्या करना है, बाहर से 1 मोर सैंपल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों ने बाद में डेथ होने के बाद में जो अलग से जो एक्स्ट्रा करके बाहर से सैंपल लिया, नया जो सैंपल ज्वाइन किया, अगर वो सैंपल 1 सैंपल बाकी पहले का बाकी 29 सैंपल की जैसा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो रहा है, तो हमारा जो रिजल्ट है उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी एक थ्रेट हो सकता है, जो मॉर्टेलिटी ऑफ सब्जेक्ट है वो भी एक थ्रेट हो सकता है हमारी इंटरनल वैलिडिटी के लिए, ठीक है। मेनली ये सारा चीज अगर बहुत लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी हम करते हैं तो वहां पे इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी बहुत लंबा वक्त तक चलता रहता है और उसके बाद फर्स्ट राउंड का डाटा कलेक्शन जब हम करते हैं तो जो पार्टिसिपेंट रहता है, ऐसा बहुत बार होता है कि सेकेंड राउंड में जो सैंपल से हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, मैक्सिमम लोग डेथ हो जाता है या तो नहीं रह जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो मोर्टेलिटी भी एक थ्रेट्स होता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस में ऐसा है कि अगर हम लोग हमारा स्टडी के लिए सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं और हम रैंडमाइजेशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस ग्रुप के साथ हम कंपेयर करेंगे मे बी वो ग्रुप इक्विवेलेंट ना हो, और उसके बाद क्या होगा, अगर ग्रुप इक्विवेलेंट ना हो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है तो शायद हम लोग कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल पाएंगे कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है, मे बी वो दूसरा कुछ ट्रीटमेंट की वजह से भी आ सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मैं 2 डिफरेंट क्लासेस का क्या कर रही हूँ, क्लासेस के ऊपर 2 डिफरेंट टाइप्स का लेक्चर मेथड का टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम 2 डिफरेंट क्लास है, उन लोगों से मैंने क्या किया, डिफरेंट सैंपल लिया, ठीक है, और उन लोगों के ऊपर 2 डिफरेंट टाइप्स का लेक्चर मेथड जो है उसको कंपेयर किया, ठीक है, कौन सा इफेक्टिवनेस है चेक किया। अगर हम यहाँ पे रैंडमाइजेशन यूज नहीं कर रहे, तो अगर जो रिजल्ट आ रहा है 2 डिफरेंट टाइप्स का लेक्चर का, वो हम कॉन्फिडेंटली ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है, मेरे किसी स्पेसिफिक 2 टाइप का लेक्चर में से कोई स्पेसिफिक टाइप का लेक्चर की वजह से आ रहा है, क्योंकि मे भी हो सकता है ये हेटेरोजेनस फैक्टर है, 2 बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट अलग फैक्टर है और जीएनएम का अलग सा फैक्टर है, तो इस अलग अलग फैक्टर जो है, मतलब जो हेटेरोनियस फैक्टर है उसकी वजह से भी लेक्चर मेथड का स्पेसिफिक लेक्चर मेथड के इफेक्टिवनेस में इफेक्टिवनेस आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन बायस। तो ये रहा हमारा इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू व्हिच द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू ए लार्ज पॉपुलेशन। मतलब अगर हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस रिसर्च का जो रिजल्ट है, ठीक है, उस रिजल्ट को अगर हम दूसरा सेटिंग और दूसरा पॉपुलेशन में भी यूज करने के बाद सेम रिजल्ट आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसको जनरलाइजेशन पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो पूरा ऑल ओवर यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन का जो लॉ है वो सिर्फ अमेरिकन एप्पल पे लागू होता है, क्योंकि न्यूटन ने अमेरिकन एप्पल को लेके अमेरिका में बैठ के वो एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिकन एप्पल हो या इंडियन एप्पल हो, अमेरिका हो या इंडिया हो, कोई भी जगह पे यूनिवर्स का कोई भी जगह पे ये जो ग्रेविटी का लॉ है वो जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है इसका कुछ ऐसा फैक्टर है जो हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो क्या क्या ऐसा फैक्टर है वो देख रहे हैं। पहला है हॉथरॉन इफेक्ट, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, तीसरा है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ प्री टेस्ट, 4th है नोवेल्टी इफेक्ट, 5th है पीपल एंड 6th है प्लेस, तो 1 एंड 7th है टाइम। तो 1 by 1 हम देखते हैं। पहले है हॉथरॉन इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट मतलब ये है, अगर किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को ये पता चल जाता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका जो बिहेवियर, अगर वो अवेयर हो रहा है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे बिहेवियर को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है, वो नेचुरल वे में जैसे बिहेव करते हैं वैसे नहीं करता है, तो इसको हम हॉथरॉन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए हमने कॉलेज में एक कंपटीशन रखा है कि 7 डेज तक स्टूडेंट का हर बिहेवियर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बिहेवियर मतलब स्टूडेंट का अटेंडेंस, स्टूडेंट का डिसिप्लिन, सब कुछ हम 7 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे और 7 दिन के बाद जो सबसे मतलब अच्छा रहेगा, सबका बिहेवियर, अटेंडेंस, सब कुछ, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ जो अच्छा रहेगा उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट को ये पता चल रहा है कि इस तरह से कोई कंपटीशन हो रहा है और 7 दिन तक उन लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा टीचर द्वारा, तो उन लोगों का जो नेचुरल जो बिहेवियर है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। वो 7 डेज वो लोग बहुत मतलब एक्स्ट्रा रहेगा, वो सब क्या करेगा, अटेंडेंस देगा, टीचर के सामने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन शो करेगा, हर चीज परफेक्टली करेगा, ठीक है, ताकि सबको मुझे भी मिल जाए स्टूडेंट ऑफ द ईयर का किताब, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन लोगों का जो नॉर्मल जो बिहेवियर है उसमें बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली में उन लोगों का जो बिहेवियर है वो एक्चुअल बिहेवियर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्टडी का जो रिजल्ट है उसमें इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट मतलब क्या है, ये भी एक थ्रेट है, ठीक है, स्टडी रिजल्ट के ऊपर। अगर रिसर्चर का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर क्या इफेक्ट करता है, रिसर्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनरिज्म, बिहेवियर क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, सब जो हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट के उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे, यहाँ पे बिहेवियर, रिसर्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर मतलब रिसर्चर का फेशियल एक्सप्रेशन, किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन वो शो कर रहा है, ठीक है, रिसर्चर का क्लॉथ्स, किस तरह का क्लॉथ्स वो यूज कर रहा है, प्रोफेशनल क्लॉथ्स यूज कर रहा है कि नहीं, नॉर्मल क्लॉथ्स यूज कर रहा है, ठीक है, रिसर्चर का जेंडर है, मेल है या फीमेल है, बॉडी बिल्ड कैसा है, ठीक है, एस्थेनिक है, मस्कुलर है, थिन है, उसके बाद उसका क्या है, एज ग्रुप क्या है, वो सारा चीज क्या करता है, कभी कभी इन्फ्लुएंस कर देता है जो रिसर्च का सब्जेक्ट है उन लोगों के बिहेवियर के ऊपर। जैसे मान लीजिए किस ओए में रिसर्चर ड्रेस अप कर रहा है, ठीक है, रिसर्चर का जेंडर क्या है, मान लीजिए कोई यंग अगर रिसर्चर, कोई यंग लेडी अगर रिसर्चर है और कोई मतलब जेंटलमैन को अगर वो लोग क्वेश्चन कर रहा है, तो उसका वे ऑफ आंसरिंग डिफरेंट हो सकता है उसके, क्योंकि एक लेडी उसका इंटरव्यू ले रहा है, तो इस तरह से जेंडर के ऊपर भी उन लोगों का जो परसेप्शन है वो दूसरी तरह से आंसर कर सकता है। अगर उस लेडी की जगह कोई ओल्ड जेंटलमैन आ गया तो उसका जो रिसर्चर है, जो रिसर्च का सैंपल है, उसका दूसरी तरह से आंसर हो सकता है। तो उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है रिसर्चर की जो बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर। नेक्स्ट है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ प्री टेस्ट। रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ प्री टेस्ट जो है वो एक्चुअली वही है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पहले प्री टेस्ट लेते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद पोस्ट टेस्ट लेते हैं। तो प्री टेस्ट लेने के बाद कभी कभी मतलब जो रिसर्च सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटाइज्ड हो जाता है, तो वो लोग ऐसा वेट नहीं करता है कि ट्रीटमेंट देगा और फिर हम जानेंगे और फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे। वो लोग खुद से क्या कर लेते हैं, अपने एंथुजियाज्म से खुद से वो चीज सीखना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उससे भी उन लोगों का नॉलेज बढ़ जाता है और वो पोस्ट टेस्ट में हायर स्कोर करने लग जाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे कि एक रिसर्चर ने क्या किया, एक रिसर्च स्टडी किया, उसने स्टडी में ऐसा ये किया, एसेस किया कि उसने एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम दिया है और अवेयरनेस के ऊपर, HIV अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है, और उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हेल्थ एजुकेशन दिया उन लोगों ने HIV के ऊपर, तो प्री टेस्ट, तो HIV यहाँ पे क्या हुआ, जब प्री टेस्ट पहले लेना है, तो प्री टेस्ट जब लिया तो HIV के ऊपर जितना भी क्वेश्चन था उन लोगों ने आंसर किया। आंसर करने के बाद प्री टेस्ट के बाद क्या होता है, जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया और उन लोगों ने HIV के बारे में जानने का, उन लोगों का जो एंथुजियाज्म है वो बढ़ गया। तो मतलब एग्जाम दे के प्री टेस्ट कंप्लीट करके उन लोगों ने क्या किया, यहाँ से वहां से नेट से उन लोगों ने वो रिजल्ट मतलब क्वेश्चन का जो आंसर निकाल लिया। तो उन लोगों ने उसके बाद जो रिसर्चर है उसके बाद जब हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम दिया HIV एड्स के ऊपर और उसके बाद जब पोस्ट टेस्ट लिया, तो ऑब्वियसली जैसे अगर उन लोगों का पोस्ट टेस्ट का जो स्कोर है प्री टेस्ट से इम्प्रूव हो रहा है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ड्यू टू मेरा हेल्थ टीचिंग हो रहा है, क्योंकि वो प्री टेस्ट के बाद उसने खुद से यहाँ वहां से बहुत
सारा जगह से क्या किया, क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया और उसका नॉलेज इंप्रूव हो गया था। तो ये वाला चीज एक रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ प्री टेस्ट होता है। नेक्स्ट है नोवेल्टी इफेक्ट। नोवेल्टी इफेक्ट मतलब जब हम पहला कोई चीज, कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो जो रिसर्च का सब्जेक्ट है उन लोगों का क्या है, बिहेवियर कुछ अलग ही होता है। एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता है, यार कुछ नया हो रहा है हमारे साथ, नया नया करेंगे, तो बहुत मतलब पेशेंटली बहुत अच्छे से डिफरेंट वे में बिहेव करती है। और जब धीरे धीरे कुछ दिन बाद सेम चीज ही बार बार हो रहा है, एक ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उन लोग ना डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन लोगों का जो नोवेल्टी इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो चला जाता है। ठीक है, वो लोग डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए 1 मंथ का एक मेडिटेशन प्रोग्राम हर रोज रखा है। 1 घंटा तक सुबह मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो पहले तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो रहा है, हम लोग 1 घंटे तक सुबह मेडिटेशन करेंगे। तो पहला 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बहुत अच्छे से मतलब एक्साइटेड होके वो लोगों ने मेडिटेशन का प्रोग्राम 1 घंटा तक अटेंड किया। उसके बाद जब ये पुराना हो गया, 10 दिन 15 दिन हो गया, तो उन लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो कम हो गया। अरे क्या नया कुछ क्या करना है, रोज एक ही जैसा चीज करना है, फेमिलियर हो गया। तो वो लोग क्या उन लोगों ने डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसे आज नहीं आऊंगी, नहीं आज मेरा मन नहीं है, नहीं आज थोड़ा करके चली जाऊंगी। इस तरह से वो लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है जितना पहला दिन देता था। नेक्स्ट है पीपल मतलब डिफरेंट तरह का पीपल होता है, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। इस तरह से स्पेसिफिक रेस का पीपल अलग अलग होता है। ठीक है, मान लीजिए हर एक इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए व्हाइट, यहाँ पे 2 पिक्चर दिया है मैंने, व्हाइट इंडिविजुअल एंड ब्लैक इंडिविजुअल। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्हाइट पीपल है उन लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो प्रिवेलेंस रेट है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू ब्लैक पीपल। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा कोई स्टडी कर रहा है व्हाइट पीपल के ऊपर, कोरोनरी डिजीज के ऊपर, तो उसका रिजल्ट हम ब्लैक पीपल के ऊपर जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग डिफरेंट है हर जगह में, और उसका जो रिजल्ट है, एक का रिजल्ट दूसरे के ऊपर हम लोग जनरलाइज्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारा, ये एक थ्रेट्स होता है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी के ऊपर। नेक्स्ट प्लेसेस कैसे अफेक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए जो लोग डिफरेंट जगह में रहते हैं, जैसे कोई इंडिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कल्चर डिफरेंट होता है, कोई हिली एरिया में रहता है, कोई प्लेन एरिया में रहता है, तो उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों का बॉडी का फिजियोलॉजी, बॉडी का स्ट्रक्चर, हर चीज ना डिफरेंट होता है। उन लोगों की सिचुएशन के हिसाब से, उसका डिमांड के हिसाब से उन लोगों का रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। मान लीजिए कि हम लोग कोई स्टडी कर रहा है हिली पीपल के ऊपर, तो हिली पीपल का जो हिली एरिया में जो पीपल होता है उन लोगों का क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि वो उन लोग हाई अल्टीट्यूड में रहता है, तो उन लोगों का ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड रहता है, और ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल करने के लिए उन लोगों का बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो और जो प्लेन एरिया में रहता है उन लोगों का इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नॉर्मल डिमांड रहता है और नॉर्मली आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो अगर कोई स्टडी हम लोग हिली एरिया की पीपल के ऊपर करते हैं और उस स्टडी का रिजल्ट अगर हम प्लेन एरिया की पीपल के ऊपर जनरलाइज करना चाहते हैं तो वो सेम नहीं होगा, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पीपल अलग अलग है। सो नेक्स्ट है हमारा टाइम फैक्टर। टाइम मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए अगर कोई स्टडी हम लोगों ने बहुत पुराने टाइम में किया, जैसे 1998 में कोई स्टडी किया, ठीक है, और उसके बाद सेम स्टडी हम 2020 में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 22 साल का गैप हो रहा है। तो जो 1998 में जो रिजल्ट आ रहा था ना, तो उसका जनरलाइजेशन हम 2020 में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज इन 22 इयर्स में बदल गया है। ठीक है, बहुत सारा नया चीज आ गया है, लोगों का कंसेप्शन चेंज हो गया, परसेप्शन चेंज हो गया, हर तरह का चीज चेंज हो गया। तो 1998 में जो रिजल्ट था उसको जनरलाइजेशन हम लोग 2020 में नहीं कर सकते। जैसे तो यहाँ पे
टाइम एक फैक्टर है, इसीलिए हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए रिसर्च लिखते हैं, देखते हैं, रेफर करते हैं, तो मिनिमम 5 साल पुराना रिसर्च को ही हम तक ही रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा टाइम लैप हो जाता है और रिजल्ट में भी बहुत सारा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया टाइम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वैलिडिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन क्या है। मेनली 2 टाइप्स का वैलिडिटी होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये क्या क्या थ्रेड्स होता है हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।